नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है विभाजन योग्य लाभ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रबंधकीय पारिश्रमिक व अंतिम खाते, इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है विभाजन योग्य लाभ। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको विभाजन योग्य लाभ के बारे में आज हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि विभाजन योग्य लाभ क्या होते हैं और विभाजन योग्य लाभ कितने प्रकार के होते हैं, किन किन इनके स्रोत क्या होते हैं और इनकी लिमिटेशन क्या होते हैं, प्रतिबंध क्या होते हैं, कौन से लाभ हैं जो हम विभाजित कर सकते हैं और किन को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विभाजन योग्य लाभ। ऐसे लाभ, विभाजन योग्य लाभ ऐसे लाभ जो अंशधारियों को लाभांश के लिए उपलब्ध हैं एवं इसकी गणना कंपनी अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, उसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। देखिए, अंशधारियों को लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ से आशय विभाजन योग्य लाभ है। जब हम कंपनी के अंतिम खाते तैयार करते हैं तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो अंशधारियों के लिए विभाजन के लिए उपलब्ध लाभ होता है और इसकी गणना वो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिसे हम विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। सभी लाभ विभाजन योग्य नहीं होते हैं। जो सभी लाभ होते हैं वो विभाजन योग्य लाभ नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उनमें से कई प्रकार के प्रावधान करने होते हैं, कई रिजर्व्स में ट्रांसफर करने होते हैं। इसलिए सभी जो लाभ होता है वो विभाजन योग्य लाभ नहीं होता है। इनकी गणना इस प्रकार से की जाती है। नंबर 1, हमें गणना करनी है तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विभाजन योग्य लाभ के स्रोत क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के अनुसार लाभांश निम्नलिखित स्रोतों से घोषित किया जा सकता है। लाभांश जब हम घोषित करेंगे तो सबसे पहले हम स्रोत देखेंगे कि सोर्सेज क्या है जिनसे हम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। नंबर 1 है कि चालू वर्ष के आयगत लाभों से, चालू वर्ष के जो आयगत लाभ है उनमें से हम लाभांश घोषित कर सकते हैं। पूंजीगत लाभों में से लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, पूर्व के वर्षों के बचे हुए आयगत लाभों में से, अगर पूर्व के कोई बचे हुए लाभ हैं तो उन लाभों में से भी लाभांश की घोषणा की जा सकती है। और नंबर 3, अंशतः चालू वर्ष से और अंशतः पूर्व के वर्षों से लाभांश, अंशतः चालू वर्ष से और अंशतः पूर्व के वर्षों के लाभांश से भी मिलाकर हम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। और नंबर 4 है केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लाभांश द्वारा दी गई गारंटी के अनुसरण में सरकार द्वारा लाभांश भुगतान हेतु प्रदान की गई राशि में से, ये नंबर 4 है।
तो 4 प्रकार के जो स्रोत हैं उनसे ही हम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। चालू वर्ष के लाभों में से दिए जाने वाले लाभांश पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। चालू वर्ष के जो लाभांश होते हैं उनमें के जो लाभ हैं उनमें से हम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, किंतु इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु यदि लाभांश संचयों में से दिया जा रहा है तो इसके संबंध में कंपनी अधिनियम में प्रतिबंध है जो निम्नलिखित है। अगर लाभांश हम संचयों में से दे रहे हैं तो इसके संबंध में हमें कुछ प्रतिबंध है, उनका ध्यान रखना होगा। नंबर 1, गत वर्ष के लाभों में से लाभांश। यदि चालू वर्ष के पर्याप्त लाभ नहीं हो अथवा हानि हो तो कंपनी गत वर्ष के लाभों में से लाभांश घोषणा कर सकती है, किंतु कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व्स स्वतंत्र संचयों को ही उपयोग में ले सकती है। यदि किसी वर्ष चालू वर्ष के जो लाभ है वो बहुत कम है अथवा हानि हो गई है तो हम गत वर्ष के जो कंपनी के लाभ हैं उनमें से भी लाभांश घोषणा कर सकते हैं, किंतु कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व से ही इसका उपयोग कर सकती है। सरकार ने संचयों के उपयोग से लाभांश के भुगतान के संबंध में नियमों की घोषणा की है। कंपनी के नियम 2014 के अनुसार आधिक्य में से लाभांश के भुगतान के निम्नलिखित नियम है। सरकार ने संचयों के उपयोग के लाभांश जो संचय होते हैं उसमें से लाभांश घोषित करते हैं, तो इसके संबंध में नियम की घोषणा की है और कंपनी नियम 2014 के अनुसार आधिक्य में से लाभांश के भुगतान के लिए निम्नलिखित नियम है। नंबर 1 है घोषित लाभांश की दर उस वर्ष के तत्काल पूर्व के 3 वर्षों में घोषित लाभांश दर की औसत से अधिक नहीं जा सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर हमें लाभांश घोषित करना है तो पिछले के 3 वर्षों में जो हमने लाभांश घोषित किया है उन तीनों वर्षों के जो लाभांश की औसत आती है उस औसत से अधिक लाभांश की घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, किंतु 3 वर्ष की औसत दर का नियम तब लागू नहीं होता जबकि उसके तत्काल 3 वर्षों में से इसी वर्ष में लाभांश की घोषणा नहीं की गई हो। यदि तीनों वर्षों में से पिछले जो 3 वर्ष है उसमें किसी भी वर्ष में लाभांश की घोषणा नहीं की गई है तो ये शर्त लागू नहीं होती है। यदि घोषित किया है तो 3 वर्षों से अधिक की जो दर आती है उस दर से अधिक लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। नंबर 2, एकत्रित लाभों में से निकाली जाने वाली राशि कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी और मुक्त संचयों के कुल योग के 10% से अधिक नहीं होगी। एकत्रित लाभों में से निकाले जाने वाली राशि कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचयों के कुल योग के 10% से अधिक नहीं होगी। दस प्रतिशत से हम अधिक राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं। और नंबर 3, एकत्रित लाभों में से निकाली गई राशि का उपयोग सर्वप्रथम उस वित्तीय वर्ष में हुई हानियों की जो राशि है उसको अपलिखित उसको राइट ऑफ या समाप्त करने हेतु की जाएगी। तत्पश्चात समता अंश पर लाभांश की घोषणा के लिए उस राशि का उपयोग किया जाएगा।
एकत्रित जो लाभ है उसमें से निकाली गई राशि का उपयोग, जो एकत्रित लाभ हमने किए हैं उस राशि का उपयोग हम करेंगे सर्वप्रथम उस वित्तीय वर्ष में हुई हानियों की राशि को राइट ऑफ करने या उनको समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तत्पश्चात समता अंश पर लाभांश की घोषणा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। संचय राशि निकालने के बाद शेष बचे संचय की राशि चुकता अंश पूंजी के कम से कम 10% से कम नहीं होनी चाहिए। समता अंश पूंजी निकालने के बाद शेष बचे संचय की राशि चुकता अंश पूंजी के 15% से कम नहीं होनी चाहिए। ये अब 4 जो प्रावधान है, नियम है, उनका हमें पालन करना होगा। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम लाभांश की घोषणा लाभों में से कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। थैंक यू।